हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ को करेंगे और इसको डिटेल में हम सभी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यदि इस चैनल के आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो 10 एमसीक्यूज़ का जो फर्स्ट है वो है महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। खड़ी काट यानी कि जो उसका महासागरों का, इसमें वर्टिकल की बात कर रहा है कि इसमें जो लवणता परिवर्तन होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, वर्टिकल स्तर में, उसे किस नाम से जाना जाता है। ताप प्रवणता कहा जाता है, हाइलोक्लाइन कहा जाता है, या फिर प्रकाशीय क्षेत्र कहा जाता है, या पिक्नोक्लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। महासागरों की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में हाइलोक्लाइन को जाना जाता है। हाइलोक्लाइन ये महासागरीय जल में लगभग 300 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, कितना 300 से लेके 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में जो परिवर्तन होता है उसी लेयर को ये हाइलोक्लाइन की संज्ञा दी जाती है। महासागरीय लवणता जो औसत लवणता होती है कितना होता है, वो 35 परमिल माना जाता है। परमिल यानी कि 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण प्राप्त होता है, यानी नमक प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय अपरदनी लक्षण है। खांच, तटीय मेहराब, भृगु यानी क्लिफ, हुक। ठीक, अलग अलग कूट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि तटीय अपरदन किससे पता चलता है। खांच से यानी नॉच, तटीय मेहराब, भृगु यानी क्लिफ, या फिर हुक। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा खांच, भृगु यानी क्लिफ और तटीय मेहराब। ये सभी तटीय अपरदन के लक्षण हैं। जबकि जो आपका हुक है, हुक इस तरह से बनता है। जब आप देखेंगे समुद्री अपरदन चक्र, जब उसमें देखेंगे तब उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये जो हुक बनता है ये निक्षेपण का परिणाम होता है, जबकि ये सभी अपरदन का, तटीय मेहराब हो गया, खांच हो गया, भृगु या क्लिफ हो गया, ये सभी किससे बनती हैं, ये अपरदन के द्वारा बनते हैं। ठीक, अगला देखिए, कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है। कोष्ण का मतलब होता है उष्ण, यानी कि गर्म जलधारा कौन सी है। लेब्राडोर की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, पेरू की जलधारा, या फिर वेनेजुएला की जलधारा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो ये आपका यहाँ पे क्यूरोसियो की जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ठीक, तो जलधाराओं के आधार पे दो प्रकार, जलधाराओं को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, ये आप जानते हैं, गर्म और ठंडे के बाद। ठीक, इसमें देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सी ठंडी जलधारा होगी, कौन सी गर्म। जो जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर आएगी उसे बोलेंगे ठंडी जलधारा, और जो निम्न अक्षांशों से उच्च की ओर जाएगी, यानी जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलधारा जाएगी उसे गर्म, और जो ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर आएगी उसे ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो क्यूरोसियो जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। ठीक, यह उत्तरी प्रशांत महासागर में फिलीपीन द्वीप के पास ताइवान और जापान के तटों से लगते हुए उत्तर की ओर बहती, यानी ऊपर की ओर बहती है। लेब्राडोर की जलधारा आपका ठंडी है। पेरू, ये भी आपका ठंडी जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। वेनेजुएला की धारा ये अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक में, दक्षिणी अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है उसके सहारे उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, अगला है, कथन है कि बृहद महाद्वीपीय शेल्फ की विद्यमानता के कारण ग्रैंड बैंक विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र में से एक है। दूसरा है कि प्लवक उथले जल में उगते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि क्या सत्य है क्या नहीं।
कि जो महाद्वीपीय शेल्फ है उसकी विद्यमानता के कारण ग्रांड बैंक विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र के रूप में विकसित है। बात सही है। जो ग्रैंड बैंक है वहाँ का जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है। ठीक, लगभग 200 मीटर की गहराई पे जो ये आपका एपीपेलेजिक जोन मंडल पाए जाते हैं और यहीं पे आपका प्लैंकटन उगते हैं। इसी को प्लवक कहा जाता है। जो पादप उगते हैं उसे प्लवक कहा जाता है। या फाइटोप्लैंक्टन्स आप देखेंगे कि जब ग्रैंड बैंक्स में उधर से आपका लेब्राडोर और इधर से आपका गल्फ स्ट्रीम दोनों जाके वहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा कोहरा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ये कोहरा छाया रहता है और यहीं पे आपका इस प्रकार का ये देखने को मिलता है। बृहद महाद्वीपीय शेल्फ भी है, यानी कि मग्न तट है। यहाँ पे जो जल है वो उथले जल वाले भाग हैं, इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों कथन सही हैं और ये स्पष्टीकरण भी दे रहा है। उथले जल में प्लवक उगते हैं, बात सही है। अगला निम्न में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए कि कौन सा कथन सही है? महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से होता है। कौन से कथन सही हैं कि महासागरीय जलधारा के सामान्य प्रतिरूप का विकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में होते हैं? ये बात सही है। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। विपरीत नहीं बल्कि घड़ी की दिशा में ही होती है। जो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा है वो घड़ी के सुई की दिशा में ही होती है। गल्फ स्ट्रीम के नाम आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो इसलिए ये वाला रंग हो गया। उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर मानसून का प्रभाव पड़ता है, तो ये बात सही है। उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कूट बनाया 1 2 1 3, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्यतः महासागरीय नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। छठा प्रश्न है ये, सामान्यतः महासागरीय नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक मात्रा में होती है। इसमें ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सामान्यतः महासागरीय नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाएंगे जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक मात्रा में होती है, तो बात सही है। महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय नितल के बीच की कड़ी है। महासागरीय ढाल महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय नितल के बीच की कड़ी है, ये भी बात सही है, क्योंकि जब आप ऊपर से चलते हैं तो क्या रहता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर गंभीर सागरीय नितल या महासागरीय नितल। तो महासागरीय ढाल जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और महासागरीय नितल के बीच का ही है, तो इसलिए इसे कहा गया बीच की कड़ी है, तो ये आपका राइट है। ठीक, अगला है सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गुयाट कहा जाता है, ये बात सही है। जो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं और कहीं कहीं ये जल भाग के ऊपर आ जाते हैं तो इसे कटक आदि नाम से जानते हैं। जब ये नीचे रहता है जल के तो इसे गुयोट नाम से जाना जाता है। अगला, हिंद महासागर में कटक विद्यमान नहीं है, तो ये बात गलत है, यही सही नहीं है। तो ठीक, हिंद महासागर में कई कटक हैं। सोकोत्रा चागोस कटक है, एम्स्टर्डम कटक है, सेंट पॉल कटक है, 90 डिग्री ईस्ट कटक है। ये सभी कटक कहाँ पे हैं? हिंद महासागर में ही है। अगला है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। महासागर में धरातलीय जल का तापमान सभी जगह एक समान रहता है। महासागरों में धरातलीय जल का तापमान सभी जगह एक समान रहता है, तो सभी जगह एक समान नहीं रहता है। सागरों का तापमान आप देखेंगे जब टेम्परेचर इसका अलग अलग होता है, इसीलिए महासागरों का तापमान अलग से हम लोग पढ़ते हैं, तो ये समान नहीं रहता है सभी जगह। ठीक, अगला है, सबसे अधिक तापमान घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। तो सबसे अधिक तापमान घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है, ये बात सही है। जैसे अरल सागर वगैरह आप देख लीजिए, सूख गए हैं लगभग। अगला है, महासागरों पर समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर चलती हैं।
तो महासागरों पर जो समताप रेखा है वो अक्षांश रेखा के समानांतर नहीं चलती है, बल्कि उसका अलग अलग होता है। ठीक, तो इसमें जो आपका सही कूट है वो सी वाला राइट है। केवल यही उष्णकटिबंधीय जो सागर होते हैं, जो चारों तरफ से घिरे होते हैं, उसका जो तापमान अधिक होता है। ठीक, अगला है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं गति से संबंधित कारकों में कौन कौन से सम्मिलित हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग से कूट बनाया था, इसमें हम लोगों को ये देखना है। ऑप्शन आपका था 1 2 3 सही, 1 3 4 सही, और 2 3 4 सही, 1 2 3 4 सही। ठीक, अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कौन सा सही है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति व गति के संदर्भ में बर्फ़ का पिघलना क्या महासागरों की धाराओं पे इसका प्रभाव पड़ता है? बर्फ़ के पिघलने का? जी हाँ, पड़ता है। वायुमंडलीय दाब का भी पड़ता है, लवणता का भी पड़ता है, और तट की दिशा और आकार का भी पड़ता है। ठीक, लवणता का भी प्रभाव पड़ता है। लवणता से उसका सरफेस कम नीचे हो जाता है, यानी घनत्व जो समुद्रों का है, घनत्व की वजह से, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे भूमध्य सागर का जल अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक का जल भूमध्य सागर की अपेक्षा वहाँ पे आप देखेंगे तो लवणता की वजह से वो तल एक दूसरे से नीचे ऊपर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक, सभी ये इसको प्रभावित करते हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उसकी गति को। अगला है निम्न में से ठंडी जलधारा कौन सी है? ठंडी जलधारा किनारी, वेनेजुएला, दक्षिणी अटलांटिक, फ्लोरिडा या फिर फॉकलैंड। अब देखिए यहाँ पे किनारी की धारा, तो किनारी ये अपवर्ड करंट है, सही है, ये आपका ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला अभी हमने आपको बताया था कि ये आपका यहाँ पे पश्चिमी तटों पे वेनेजुएला की धारा है। ठीक, दक्षिणी अटलांटिक, तो दक्षिणी अटलांटिक की धारा भी आपका क्या है? ठंडी धारा है। और फॉकलैंड की जो जलधारा है ये भी आपका ठंडी है, लेकिन फ्लोरिडा की जलधारा जो है, फ्लोरिडा धारा, ये आपका गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा वाला जब आप ये इस तरह से, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप जब बनेगा तो यही गल्फ स्ट्रीम वाली जो जलधारा जाती है यहाँ पे फ्लोरिडा के पास, फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर इसमें जो जलधारा है ये गर्म है, तो 1 2 3 और 5 सी वाला राइट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है कौन से कथन इसमें सही हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये बात सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पश्चिम वाले भाग पूर्वी भाग की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि जो उसमें नमी होती है पूर्वी भाग तक ही वो समाप्त हो जाती है, पश्चिमी होते होते जो व्यापारिक पवनें वो सूखी हो जाती, शुष्क हो जाती हैं। ठीक, अगला समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। तो समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पछुआ पवनों के कारण, तो ये भी आपका यहाँ पे बात सही है, क्योंकि जो पछुआ वेस्टर्लीज भी होती हैं वो भी आपके यहाँ पे दे रहा है कि महासागरों के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। तो पछुआ पवनों की वजह से क्या होगा, जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि पश्चिम में आर्द्रता ख़त्म हो जाती है वायु की, और पूर्वी तक पहुँचते पहुँचते वो आर्द्रता एकदम शुष्क वायु हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आपके दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों राइट है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, 10 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कितने प्रश्न यहाँ से आपको आ रहे थे, और यहाँ से आप समझ पाएंगे कि पूरा एक्सप्लेनेशन टाइप का यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न बनाया है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।